हेलो बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम। एंड आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज मेटलर्जी। इन शॉर्ट हम इसको मेटलर्जी बोलते हैं। इस चैप्टर में बेटा जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं कि मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, दैट मीन्स हम जो अपनी डेली लाइफ में जो भी ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड हम पहन रहे हैं या सिल्वर हम पहन रहे हैं या कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेटल, उसको इन एक्चुअल एक्सट्रैक्ट कैसे किया गया, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले बेटा मैं आपको कुछ रिकॉल करा दूं एंड रिमाइंड करा दूं। बेटा जो लेक्चर हुआ था ग्रुप 18 का पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, उस लेक्चर में पीपीटीज में कुछ मिस्टेक्स थी और वो मिस्टेक्स मैंने करेक्ट कर दी थी जस्ट नेक्स्ट लेक्चर पीवाईक्यूज जो मैंने लिया था, और उसमें मैंने हैंड रिटन ही आप लोगों को रिएक्शंस एक्सप्लेन की थी। कुछ स्टूडेंट्स ने शायद वो लेक्चर नहीं लिया है, दैट्स व्हाई वो कंटिन्यू इस चीज के लिए बोल रहे हैं कि मैम ये रिएक्शन, वो रिएक्शन, ये रिएक्शन, उसमें मिस्टेक है। उसमें मिस्टेक्स जो थी बेटा पीपीटीज में, वो मिस्टेक्स मैंने पीवाईक्यूज में करेक्ट अपलोड कर दी थी। मैंने 30 to 45 मिनट्स का जो एक्सटर्नल एक्स्ट्रा पढ़ाया था एडिशनल की पॉइंट्स करके, उसमें वो रिएक्शंस मैंने सारी करेक्ट कर दी थी बेटा हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF6 की, और वे ट्रिक मैंने समझाया था। ठीक है, फिर भी कुछ बच्चों को अगर समझ न आया हो तो वो रिएक्शंस मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा, उसके बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस ऑफ रिएक्शन ऑफ जिनॉन कंपाउंड्स, जब हम ग्रुप 18 डिस्कस कर रहे थे, जिनॉन के जो कंपाउंड्स थे हमारे पास, हमने बात की थी जिनॉन कैसे कंपाउंड्स बना सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉसिबिलिटी कि वो किस टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, +2, +4 एंड +6। उसके अकॉर्डिंग वो कंपाउंड बना सकता था फ्लोराइड्स लाइक XeF2, XeF4 एंड XeF6, राइट। उसके बाद हमने इसके ऑक्सी कंपाउंड्स भी बनते हुए देखे थे। वो ऑक्सी कंपाउंड्स कैसे बने थे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस बने थे। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये इसीलिए मैंने सोचा कि आपको एक बार फिर से बता दी जाए और आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो जिन बच्चों को अभी भी डाउट हो, उन्होंने पीवाईक्यूज तो लिया नहीं होगा क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं कुछ बच्चे, उन्हें लगता है हमें तो सब आता है, तो उनको जो पढ़ना होता है वो पढ़ लेते हैं। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मैंने ट्रिक के साथ इस चीज को एक्सप्लेन किया था, जिनको ना समझ आया हो फिर से इसको ध्यान से सुन ले। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ जिनॉन कंपाउंड्स में बेटा सबसे पहली बात, हाइड्रोलाइसिस हम क्या बोलते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। हाइड्रोलाइसिस की पहली रिएक्शन क्या थी बेटा, जब हमने XeF2 का पढ़ा था, XeF2 का जब हमने हाइड्रोलाइसिस कराया, हमारे पास 3 कंपाउंड्स थे बेटा जिनॉन के, XeF2, XeF6 एंड XeF4। और ग्रुप 18 का जो लास्ट लेक्चर अपलोड हुआ था उसमें जो मिस्टेक्स थी वो इसी स्लाइड में मिस्टेक थी बेटा, जहां पर हमने हाइड्रोलिसिस रिएक्शन लिखी थी, राइट। और भी जो मिस्टेक्स थी वो सब करेक्ट करवाई थी बेटा, इसलिए पीवाईक्यूज ले लेते हैं। तो क्या हुआ था बेटा यहाँ पे, सबसे पहली बात बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF2, जब हमने वाटर के साथ रिएक्शन कराया, फॉर्मेशन हुआ सिंपली जिनॉन का, साथ में HF रिलीज हुआ था और O2 रिलीज हुआ था। नेक्स्ट XeF6 की हाइड्रोलाइसिस की जो रिएक्शन है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं ट्रिक आपको बता देती हूँ। आप जब एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवा रहे हो XeF6 की, तो करना क्या है, एक ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन को रिप्लेस करेगा। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, एक ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन को रिप्लेस करेगा। तो मैंने जो पीवाईक्यूज वाला लेक्चर है वहां पे XeF6 की रिएक्शन, एक वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल, 3 वाटर मॉलिक्यूल, तीनों के साथ रिएक्शन करवाई थी और प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करवाया था। वो सेम चीज मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा, देखना ध्यान से। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे XeF6, वाटर के साथ रिएक्शन कराया, तो मैंने क्या बोला, एक ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन को रिप्लेस करेगा। और अगर XeF6 में एक ऑक्सीजन डालोगे तो 2 फ्लोरीन हटाओगे, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, XeOF4। तो प्रोडक्ट याद करने के लिए मैंने ट्रिक ये लिखवाया था, ईच ऑक्सीजन एटम रिप्लेसेस 2 फ्लोरीन एटम्स। सिंपल, हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF6 याद हो गया। क्या बोल रही हूं, फिर से सुनना, ईच ऑक्सीजन एटम रिप्लेसेस 2 फ्लोरीन एटम। तो XeF6 में टोटल फ्लोरीन कितने भाई, 6 फ्लोरीन है,
और अगर उसमें एक ऑक्सीजन जाएगा तो 2 फ्लोरीन अगर हटे तो फ्लोरीन कितने बच गए? 4, और एक ऑक्सीजन आया तो प्रोडक्ट क्या बन गया बेटा? XeOF4। क्लियर? याद हो गया? साथ में HF सभी में निकल रहा है, ठीक है। फिर यहां से जो XeOF4 बना, या तो आप डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस भी देख सकते हो इस XeF6 का, इसी की 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ करा दो तो 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे, 4 फ्लोरीन हट जाएंगे, XeO2F2 बन जाएगा। सेम इसी तरीके से इसी XeF6 की 3 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करा दो तो क्या बनेगा? 3 ऑक्सीजन आइटम आएंगे, 6 के 6 फ्लोरीन हट जाएंगे, XeO3 बच जाएगा। तो यहां पर मैंने उन्हीं रिएक्शंस को और एलिबोरेट करके आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। क्या हुआ बेटा? यहाँ पे देखो ध्यान से, एक ऑक्सीजन आइटम ने 2 फ्लोरीन को रिप्लेस किया, फिर मैंने यही वाला सबस्ट्रेट ले लिया XeOF4। XeOF4 जब वाटर के साथ रिएक्शन किया, अगेन एक ऑक्सीजन आइटम 2 फ्लोरीन को रिप्लेस करेगा। XeOF4 में से अगर 2 फ्लोरीन जाएंगे तो फ्लोरीन कितने बच गए? 2, और एक और ऑक्सीजन आ गया तो XeO2F2। क्लियर? ये दोनों रिएक्शन पार्शियल हाइड्रोलाइसिस को रिप्रेजेंट कर रही है क्योंकि इनमें अभी भी फ्लोरीन प्रेजेंट है। इसी XeO2F2 को जब मैंने रिएक्ट करवाया फर्दर वाटर मॉलिक्यूल के साथ तो एक ऑक्सीजन एटम रिप्लेस करेगा 2 फ्लोरीन एटम को। तो यहां पर भी क्या हुआ बेटा? XeO3 बन गया क्योंकि 2 फ्लोरीन थे, ऑक्सीजन एटम ने रिप्लेस कर दिया, 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी थे, एक ऑक्सीजन आ गया। तो ट्रिक के साथ आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ जिनॉन फ्लोराइड्स के प्रोडक्ट भी याद हो जाएंगे। XeF6 के इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करता है वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं। इसी रिएक्शन को मैंने जो PYQs डिस्कस किया था बेटा, ऑलरेडी करेक्टेड इन PYQs ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स। 30 to 45 मिनट्स तक मैंने आपको की पॉइंट्स बताए थे, उनमें मैंने ये पॉइंट मेंशन किया था। क्लियर? तो ये याद रखना बेटा, ये अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है। सिंपल याद क्या रखोगे भाई? ईच, सिर्फ इसमें याद रखना है, ठीक है। मैं लिख भी देती हूँ, वापस से ट्रिक लिख देती हूँ क्योंकि इतना कष्ट तुम लोग क्यों करोगे? तुम तो बड़े लोग हो, है ना, तुम थोड़ी ना पढ़ोगे खुद से। ईच ऑक्सीजन एटम रिप्लेसेस 2 फ्लोरीन एटम्स। क्लियर? 2 फ्लोरीन एटम को रिप्लेस करेगा। तो अब आपको इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से बेटा लास्ट रिएक्शन में मैंने हाइड्रोलाइसिस करवाया है किसका बेटा? दैट इज XeF4 का डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। यहां से ज़ेनॉन बनेगा, साथ में 2 XeO3, 24 HF एंड 3 O2 मॉलिक्यूल्स। क्लियर? तो ये रिएक्शंस देख लेना बेटा, कोई भी डाउट होता है आप लोग पूछ सकते हो स्टिल। क्लियर? स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा अगला चैप्टर जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, और वी कैन से इट मेटलर्जी। ठीक है, तो मेटलर्जी स्टार्ट करने से पहले मैं यही डिस्कस कर रही थी आप लोगों से। वापस स्क्रीन पे आ जाते हैं। मैं आप लोगों से क्या डिस्कस कर रही थी कि मेटलर्जी का मतलब क्या है, मेटलर्जी होता क्या है, मेटल्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वो जितने भी हमारे पास मेथड है, तो मैं क्या बोल रही थी आपसे कि जो हम रिंग पहन रहे हैं, गोल्ड है, या जितने भी एलिमेंट नेचर में प्रेजेंट है, इन्हें कैसे एब्स्ट्रैक्ट किया गया। आप कभी देखना घर पे आप लोगों को बड़े लोग डायलॉग देते होंगे, ये बच्चा तो हीरा है। क्लियर? कभी बोल देते हैं कि भाई आपने सुना जरूर होगा कि हम गोल्ड को ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, कहाँ मिलता है, एक कोयले की खान होती है, वहां से हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऐसा सुना होगा कि बहुत ज्यादा जो खुदाई वगैरह होती है वहां पर ये एलिमेंट्स मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। तो बेटा कोयले की खान हुई या कितनी भी बड़ी बड़ी जहां पे ये सब होता है, वहां से हम इस मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, यानी कि हम जो रेगुलर लाइफ में मेटल पहनते हैं वो हम ऑब्टेन कैसे करते हैं। तो इसी को जब हम साइंटिफिकली पूरा ऑब्टेन कर रहे हैं, साइंस के अकॉर्डिंग इसे हम जो पढ़ते हैं पूरा, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? मेटलर्जी। और मेटलर्जी चैप्टर जो है, अगर हमें छोटी छोटी टर्मोलॉजी एकदम क्लियर हो जाए तो चैप्टर बहुत इजी है, याद करना बहुत इजी है। तो वो छोटी छोटी टर्म्स क्या है जो हमें पता होना चाहिए ताकि हम इन सभी तरह के डाउट्स को एकदम क्लियर कर लें और हमें थ्योरी लर्न करना इजी हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में? सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने कहा ना कि ये जो मेटलर्जी है, मेटल को हम जो ऑब्टेन करते हैं, इस मेटलर्जी में 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है बेटा हमारे पास, जिससे हम मेटल को ऑब्टेन करते हैं। वो 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या है बेटा? सुनना और समझना ध्यान से, ठीक है? उसके बाद उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे।
सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले बेटा मेटल को हमें कलेक्ट करना है। अब मेटल को कलेक्ट हम कहाँ से करें, तो आपने बचपन में 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा, ओर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो वही जो खाने होती हैं जहां पर मेटल मिलता है। तो बेटा मेटल प्योर फॉर्म में तो नहीं मिलता, तो मेटल हमें किस फॉर्म में मिलता है, वो किसी ना किसी सॉल्ट के साथ कंबाइन होता है, या तो नाइट्रेट फॉर्म में होता है, या सल्फाइड फॉर्म में होता है, या ऑक्साइड फॉर्म में होता है, या हाइड्रोक्साइड फॉर्म में होता है। ओर्स हमें हैलाइड्स की फॉर्म में भी मिलती है, ठीक है, जैसे कि कॉपर पायराइड्स हो गया, CuFeS2 हो गया, तो ये एक सल्फाइड ओर है जहां से हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसी तरीके से आयरन की भी कुछ ओर्स होती है, Fe3O4, जहां से हम आयरन को ऑब्टेन करते हैं। पायरोलुसाइड बोलते हैं मैग्नीज ऑक्साइड को, जहां से हम मैग्नीज ऑब्टेन करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे क्या है, ओर्स हैं। ये ओर्स क्या होती है, ओर्स होती है बेटा जहां पे कंबाइंड फॉर्म में ये हमें मिलती है, मेटल कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और जब हम उसमें से इजीली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबली, उन्हें हम ओर्स कहते हैं। तो फिर मिनरल्स क्या होते हैं, जितने भी ओर्स हैं वो मिनरल्स हैं। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, क्योंकि मिनरल्स क्या है, जहां से हमें ये कंबाइंड फॉर्म में सारी ओर्स मिलती है, जहां से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जो मिनरल्स है उसमें हर किसी से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ओर से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। तो हमारे पास मेटल कंबाइंड फॉर्म में इन ओर्स के साथ प्रेजेंट होता है, तो कोई सल्फाइड फॉर्म में है, कोई कार्बोनेट फॉर्म में है, कोई हैलाइड फॉर्म में है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई मेटल। अब उस मेटल को निकालने के 5 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। क्यों होते हैं, वो सारी स्टेप्स हम पढ़ने वाले बेटा। सबसे पहला जो स्टेप है ना बेटा, वो क्या है, दैट इज पल्वराइजेशन ऑफ ओर। ये पल्वराइजेशन ऑफ ओर का क्या मतलब है, पल्वराइजेशन ऑफ ओर का मतलब यह है बेटा, हम सबसे पहले ओर को कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, ओर को कलेक्ट करते हैं। अब ओर को हमने कलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रश करेंगे, पीस लेंगे या ग्राइंड कर लेंगे। घर में मिक्सी होती है ना, घर में मिक्सी होती है, जैसे हम उसमें क्या करते हैं, चीजों को पीस लेते हैं, सेम उसी तरीके से पहला स्टेप जो है वो क्या है, ओर को कलेक्ट कर लो और ओर को क्रश कर लो। अब ऐसा तो नहीं घर की मिक्सी में ओर को पीस लो, बड़ी बड़ी क्या होती हैं, मशीन्स होती हैं, जहां पर एक तरीके से हम क्या कर लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं, पीस लेते हैं। तो पहला स्टेप जो है बेटा पल्वराइजेशन, उसमें हम क्या कर लेते हैं, क्रश कर लेते हैं और ग्राइंड कर लेते हैं, किसको, ओर्स को, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप, पहला स्टेप क्लियर हो गया, क्या किया जाएगा, ओर को कलेक्ट किया जाएगा और उसे पीस लिया जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा, इन ओर को हम क्या करें, ओर को अब हमें करना है प्योर। इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा, ओर को प्योर कर रहे हैं, मेटल को प्योर नहीं। तो अब हमने जो ओर कलेक्ट की ना, उस ओर में इम्प्योरिटीज भी होती हैं। क्या होती हैं बेटा, इम्प्योरिटीज। अब ओर को अगर प्योरीफाई करना है तो इम्प्योरिटीज को रिमूव करना पड़ेगा। तो सेकेंड स्टेट में जो हमारे पास स्टेप होता है, वो स्टेप क्या होता है बेटा, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। क्या होता है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। इसे और क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं और एनरिचमेंट ऑफ ओर। इसे और क्या बोलते हैं, बेनिफिकेशन ऑफ ओर। बेनिफिकेशन ऑफ ओर। क्या कर रहे हैं, हमने ओर कलेक्ट कर ली, ठीक है, हम गए और हमने सारी ओर कलेक्ट कर ली, हमने ओर को पीस लिया। पीसने के बाद हमने क्या किया, पीसने के बाद हमने उस ओर को प्योर किया। और ओर को प्योर करने के लिए हमारे पास फर्दर 2 तरीके के मेथड होते हैं। क्या होते हैं बेटा, 2 तरीके के मेथड होते हैं। कैसे कैसे मेथड होते हैं, एक होता है बेटा फिजिकल मेथड और एक होता है केमिकल मेथड। अब नाम से ही क्लियर है, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम केमिकल रिएक्शन करवाएंगे और फिजिकल मेथड जहां से हम सिंपली ओर को प्योरीफाई कर ले। तो बेटा जो फिजिकल मेथड है उसमें हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। कौन कौन से बेटा,
नंबर वन तो हैंड पिकिंग, हाथ से साफ कर ले। घर में नहीं साफ करते, चावल में से कंकड़ निकालना, दाल में से कंकड़ निकालना। तो हमें ओर को प्योरीफाई करना है, तो हमें इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है। तो पहला मेथड जो होता है बेटा दैट इज हैंड पिकिंग। इसके बारे में हम फर्दर कुछ नहीं पढ़ते हैं, हाथ से साफ कर लिया। नेक्स्ट मेथड है बेटा दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। क्या नाम है बेटा? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। इस मेथड को मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ, नाम से ही क्लियर है, मैग्नेटिक। और मैग्नेटिक क्या होता है बेटा? मैग्नेट हमने रेगुलर लाइफ में भी यूज किया है। आयरन क्या होता है? अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से, चिपक जाता है इस पे। तो वो और जिनके साथ जो इम्प्योरिटीज है उन दोनों में से एक का नेचर क्या होगा? मैग्नेटिक। या तो और मैग्नेटिक होगी तो इम्प्योरिटी नॉन मैग्नेटिक होगी, या और नॉन मैग्नेटिक होगी तो और मैग्नेटिक होगी। तो हमारे पास एक व्हील जैसा होता है जिसमें एक मैग्नेटिक बेल्ट होती है, उस पे हमने जिस ओर को पीसा था ना उसे हम उस पे डाल देते हैं, और अगर और मैग्नेटिक हुई तो वो नीचे आके इस तरफ कलेक्ट हुई, और अगर वो नॉन मैग्नेटिक हुई तो वो नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो ये मेथड जो है ना सिर्फ और सिर्फ उन ओर को प्योरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है जिनमें से या तो और या फिर अपना इम्प्योरिटी, दोनों में से एक का नेचर कैसा होगा बेटा? मैग्नेटिक। दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। थर्ड मेथड है बेटा हमारे पास दैट इज ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। इसे हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोलते हैं। क्या बेटा? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, और इसे हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोलते हैं। इसे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसे हम यूज करते हैं जनरली हैवी ओर्स के लिए। ये हैवी ओर्स क्या होती है, अभी मैं जब फ्लो चार्ट आपको पूरा दिखाऊंगी तो फिर से सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बेटा इमेजिन करो कि एक पानी की टंकी है बहुत बड़ी सी, उस पानी की टंकी में स्पीड से पानी आ रहा है, और अगर उस पानी की टंकी में बहुत भारी सा पत्थर अगर हम रख दें और उस पत्थर पे मिट्टी के पार्टिकल्स लगे हुए हैं, अब इमेजिन करो कि वो मिट्टी के पार्टिकल्स जो हैं वो है इम्प्योरिटी, और जो पत्थर है वो है अपना ओर। तो जब स्पीड से पानी उस टंकी में डाला जाएगा तो मिट्टी के पार्टिकल सारे सरफेस पे आ जाएंगे, और जब टंकी भर जाएगी तो वो सरफेस पे आ जाएंगे पानी के साथ, और पानी फिर भी डालते रहोगे तो वो क्या हो जाएंगे? इम्प्योरिटी बाहर निकल जाएगी, मिट्टी क्या होगी? बाहर निकल जाएगी। तो कुछ ऐसा ही होता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, और वी कैन से इट हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड। इट इज जनरली यूज्ड फॉर हैवी ओर्स, जो हैवी होती है, जनरली ऑक्साइड ओर्स, हाइड्रोक्साइड ओर। तो ये भी हम लर्न करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास फिजिकल मेथड में बेटा, एंड इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसमें भी ये भी एक फिजिकल मेथड है। करना क्या है, कर क्या रहे हैं, ये भूलना मत बेटा। फ्लोचार्ट अगर क्लियर होगा तो जब हम चैप्टर की तरफ प्रोसीड करेंगे हमें चैप्टर की टर्म्स को पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा, नोट्स रिकॉल करना बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट यही है बेटा, पहले तो समझ में आए चैप्टर में चल क्या रहा है। ऐसा ना हो कि हम रटते जा रहे, चीजें क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे हमने सिर्फ ओर को कलेक्ट करके पीसा था, यहाँ पे हम उस ओर को प्योरीफाई कर रहे हैं क्योंकि उस ओर में इंप्योरिटीज प्रेजेंट होंगी। इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए ये चार मेथड फिजिकल मेथड के पार्ट थे, और केमिकल मेथड में हमारे पास जो मेथड है उसका नाम है लीचिंग, जहां पे हम जो हमारे पास ओर होती है उसमें जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज होती हैं, कोई केमिकल मिलाते हैं, वो सॉल्युबल हो जाती हैं और उसको फिर रिमूव कर देते हैं। तो इसे हम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम के लिए, गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, ये केमिकल मेथड में आता है। तो अब तक हमने क्या किया बेटा? फिर से रिपीट कर रही हूँ, रिकॉल करते जाओ। हमने ओर को कलेक्ट कर लिया, ओर को कलेक्ट करने के बाद हमने ओर को प्योर कर लिया। अब अगर हमने ओर को प्योर कर लिया है तो अब क्या किया जाए? थर्ड स्टेप होता है बेटा। क्या स्टेप होता है बेटा? सुनेंगे ध्यान से, समझेंगे ध्यान से। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज conversion of ore into oxide। मैम ये क्यों कर रहे हैं भाई? ये नहीं समझ आया कि ओर को ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। ओर को ऑक्साइड में इसीलिए कन्वर्ट करते हैं बेटा क्योंकि
हमारे पास जो ओर्स है वो किस फॉर्म में होती है, हैलाइड फॉर्म में होती है, सल्फाइड फॉर्म में होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको रिड्यूस करके मेटल को ऑब्टेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उन ओर्स को सीधे सीधे रिड्यूस करते हैं किसी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो उस केस में जो बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं वो कैसे हैं, वो बाय प्रोडक्ट है नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मतलब जो वेपराइज नहीं होंगे, यानी कि वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ओर है सल्फर की, सल्फर की किसी ओर को हमने सीधा सीधा रिड्यूस किया किसी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो वहां से क्या बन गया, वहां से बाय प्रोडक्ट बना SO2। वहीं पे अगर हम उस ओर को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते तो ऑक्साइड का बाय प्रोडक्ट हमारे पास बनता CO2 एंड CO2 इज अ वॉलेटाइल। तो इसीलिए थर्ड स्टेप क्या है, ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। मतलब आपने ओर को कलेक्ट कर लिया था, यहां तक बिल्कुल कर लिया था, फिर आपने ओर को क्या किया, प्योर किया, उसमें से इंप्योरिटीज को रिमूव किया। इंप्योरिटीज को क्यों रिमूव कर रहे हैं बेटा, ओर को प्योर करने के लिए। इंप्योरिटीज रिमूव हो गई, अब हम उस ओर को कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्साइड में। ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, पता चल गया, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में करेंगे, क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं ऑक्साइड को फर्दर रिड्यूस करने पर वो वॉलेटाइल होते हैं। तो इस ओर को ऑक्साइड में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसके हमारे पास फर्दर 2 मेथड है। क्या है बेटा, फर्दर 2 मेथड है। कौन कौन से मेथड है बेटा, एक है जिसका नाम है कैल्सिनेशन और एक है दूसरा जिसका नाम है रोस्टिंग। ये टर्म्स आप बार बार सुनोगे, तो ये अभी क्लियर हो जानी चाहिए, इसलिए मैं पूरा फ्लो चार्ट आपको पहले ही समझा दे रही हूँ। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, मैम इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस भी पढ़ेंगे बेटा। कैल्सिनेशन मेथड जो है उन ओर्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, ऑक्साइड्स की, कार्बोनेट्स की, ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स की। और रोस्टिंग को यूज करते हैं सल्फाइड की ओर्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट मेजर डिफरेंस, इन द एब्सेंस ऑफ O2 इन द प्रेजेंस ऑफ O2, यानी कि O2 की प्रेजेंस में करेंगे या O2 की एब्सेंस में करेंगे। ब्लास्ट फर्नेस होते हैं बड़े बड़े, उनमें प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया जाता है ताकि बाय प्रोडक्ट्स इजीली रिमूव हो जाए। क्लियर। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, यहाँ से जब हम किसी की मेटलर्जी पढ़ेंगे तो पता है एक लाइन में खत्म कर देगा। क्या खत्म कर देगा कि हमने उसे प्योरीफाई कैसे किया, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से, उसके बाद हमने उस ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कैसे किया, रोस्टिंग। तो आपको समझ आना चाहिए कि चल क्या रहा है, एक लाइन में खत्म कर देगा वो इस स्टेटमेंट को। फॉर एग्जाम्पल हम आगे जाके पढ़ेंगे किसके लिए बेटा, CuFeS2, इसे बोलते हैं बेटा कॉपर पायराइड्स, ठीक है, कॉपर पायराइड्स। यहां से हमें कॉपर या आयरन एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर जो कॉपर है वो कौन सी ओर की फॉर्म में है, सल्फाइड ओर की फॉर्म में। सॉल्ट किसका है, सल्फाइड का। तो सल्फाइड के लिए इनमें से एक ही मेथड यूज होता है और वो है फ्रोथ फ्लोटेशन। तो इसका एनरिचमेंट, इसका बेनिफिकेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन ओर का कैसे किया जाता है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फिर इस ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, इन दोनों में से रोस्टिंग। तो ये स्ट्राइक करेगा आपको कि हम कर क्या रहे हैं। तो अब हम कहां तक पहुंच गए बेटा, हमने ओर को कलेक्ट कर लिया, ओर को पीस लिया, पीसने के बाद हमने ओर को प्योर कर लिया, ओर को प्योर कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, उस ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके लिए फर्दर 2 मेथड होते हैं जिसे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग कहते हैं। अब हमने ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, अब क्या किया जाए भाई, मेटल ऑब्टेन करना है तो उस मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करवाया जाए। तो द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा इस मेटलर्जी का, दैट इज रिडक्शन। क्या है बेटा, रिडक्शन। और रिडक्शन के लिए हमारे पास फर्दर 4 मेथड्स होते हैं। क्या बेटा, रिडक्शन बाय कार्बन, सेल्फ रिडक्शन भी होता है, ऑटो रिडक्शन भी होता है। नेक्स्ट और क्या क्या होते हैं, रिडक्शन बाय कार्बन, स्मेल्टिंग बोलते हैं उसे। कार्बन क्यों, क्योंकि कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये हो गए हमारे पास मेथड्स। तो हमने क्या कर लिया बेटा, हमें मेटल चाहिए, चैप्टर का नाम मेटलर्जी, और हम मेटल को निकालना सीख रहे हैं प्योर फॉर्म में।
तो उसके लिए मैंने कहा था 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो पूरे चैप्टर में यूज होने वाली है, वो टर्म्स हम क्लियर कर रहे थे। सबसे पहला हमने उस मेटल को कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट कर लिए हमने उसको क्रश कर लिया, ग्राइंड कर लिया, उसके बाद हमने उस ओर को प्योर कर लिया। प्योर करने के बाद हमने उस ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद हमें उसका रिडक्शन करवाना है, और रिडक्शन करवाने के बाद क्या करोगे, मेटल मिल गया ना, लेकिन हमें अब उस ओर को यहाँ पे प्योरीफाई किया था, अब हमें यहाँ से जो मेटल मिला है उस मेटल को रिफाइन करना है, उस मेटल को प्योर करना है, क्योंकि मेटल में भी तो इंप्योरिटीज होंगी। एंड द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जिसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज रिफाइनिंग। और इस रिफाइनिंग में बेटा हम फर्दर मेथड्स पढ़ेंगे। लिक्वेशन हो गया है ना, वॉन आर्कल मेथड, मॉन्ड्स प्रोसेस, वो सब कुछ हम यही पढ़ने वाले हैं रिफाइनिंग में। तो दैट इज होल अबाउट कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। जब हम इस थर्ड स्टेज को क्रॉस कर देंगे, जब हम ये पढ़ेंगे ना बेटा फोर्थ वाला रिडक्शन, तो इस रिडक्शन को पढ़ते टाइम हमारे पास एक डायग्राम आएगा, और उस डायग्राम का क्या नाम है, उस डायग्राम का नाम है एलिंगम डायग्राम। बहुत इजी है, बहुत इजी है। मैम कैसे पता चला, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो आप खुद देखोगे। मैम उससे यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो, यहाँ इसलिए पढ़ा रहे हैं बेटा क्योंकि ये डायग्राम है ही ये बताने के लिए कि किस मेटल ऑक्साइड से मेटल को ऑब्टेन करने के लिए किस मेटल को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें। तो यहां से हमें रिड्यूसिंग एजेंट मिलेंगे, तब हम रिडक्शन को एकदम क्लियर कर लेंगे। एंड लास्ट हमारे पास क्या है, रिफाइनिंग। तो ये मैंने आपको लिखकर फ्लो चार्ट समझाया, अब आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ बेटा। ये आप पूछोगे मैम क्लास कॉपी में लिखना है, ये मैंने रफली रखा है, जो क्लास कॉपी में लिखना है वो ये रहा आपके सामने। क्लियर? अब वन बाय वन मैं आपको सारी चीजें फिर से बता देती हूँ। सामने लिखा हुआ है बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मैंने इस फ्लो चार्ट को सबसे पहले इसलिए रखा है बेटा क्योंकि जब जब आप इस चैप्टर को रिवाइज करो, जिस दिन ये चैप्टर खत्म होगा, जो ये आपके सामने लिखा हुआ है ना, इस फ्लो चार्ट को आपको एज इट इज बनाना है और हर किसी के नीचे लिखने हैं एग्जाम्पल, क्योंकि आता यही है कौन सी ओर के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, तो वहां आप साथ साथ एग्जाम्पल लिखोगे, जिस दिन चैप्टर खत्म होगा सेम फ्लो चार्ट बनाना है। तो बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जिसे हम और क्या बोलते हैं बेटा, जिसे हम मेटलर्जी भी बोलते हैं। तो मेटलर्जी इज ऑल अबाउट जब हम मेटल को इजीली ऑब्टेन कर रहे हैं फ्रॉम ओर्स एंड मिनरल्स। तो उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया बेटा क्या क्या है बेटा, 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। कौन कौन सी स्टेप्स है बेटा? स्टेप नंबर 1 है बेटा दैट इज पल्वराइजेशन। मतलब समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ जाना चाहिए बेटा मतलब समझ में। पल्वराइजेशन क्या होता है बेटा? पल्वराइजेशन होता है ओर को कलेक्ट करके क्या किया, पीस लिया, क्रश कर लिया। तो इसमें हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्या क्या बेटा? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। ये तो हमें स्टेप 1 तो मैम क्लियर हो गया। क्या कर रहे हैं, मेटल ऑब्टेन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पल्वराइजेशन करेंगे। उस मेटल को जो भी हमारे पास ओर है, क्योंकि मेटल हमें ओर की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या आएगा बेटा? सेकेंड स्टेप हमारे पास आएगा जिसे हम कहते हैं दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, जिसे हम बोलते हैं बेनिफिकेशन ऑफ ओर, जिसे हम बोलते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर। मैंने आपको क्या बताया, हमने ओर को कलेक्ट कर लिया, ओर को कलेक्ट कर लिया, अब उस ओर को प्योरीफाई किया जाए, और उस ओर को प्योरीफाई करने के लिए, उस ओर को एनरिचमेंट करने के लिए, बेनिफिकेशन करने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। और वो 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स में हमारे पास क्या क्या है, मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं बेटा? एक तो है हमारे पास फिजिकल मेथड और एक है हमारे पास केमिकल मेथड। ठीक है, फिजिकल मेथड में अगर हम आए तो हमारे पास बेटा यहाँ पे कौन कौन सी स्टेप्स हैं? नंबर वन कौन सा है? हैंड पिकिंग, हाथ से साफ कर दिया। ठीक है, नंबर 2 क्या है बेटा? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैंने आपको अभी बताया और अभी जब डिस्कस करेंगे तो फर्दर मैं समझाऊंगी। मैग्नेटिक बेल्ट्स होती है बेटा इस तरीके से, तो जो ओर है और जो इम्प्योरिटी है जो ओर के साथ लगी हुई है, उन दोनों में से एक का नेचर मैग्नेटिक होता है। मैग्नेटिक का मतलब जो अट्रैक्टेड हो आयरन से,
तो अगर दोनों में से एक का नेचर मैग्नेटिक है तो हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। जो हमारे पास व्हील्स होते हैं उस पे मैग्नेटिक बेल्ट होती है और नीचे 2 बकेट होती है। हम वहां से ओर को डालेंगे और उस व्हील में घूम रही है, तो जो इम्प्योरिटी है अगर वो मैग्नेटिक हुई तो वो नीचे तक आती चली जाएगी और जो ओर है जो नॉन मैग्नेटिक है वो आगे कलेक्ट हो जाएगी। तो हमने क्या किया, ओर को इम्प्योरिटी से रिमूव किया, वही हमारे पास सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप था। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट एंड द थर्ड मेथड इज हाइड्रोलिक वॉशिंग, जिसे हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी बोलते हैं। एंड दिस मेथड इज मेनली यूज्ड फॉर हैवी ओर्स। हैवी ओर्स क्या होती है बेटा? जो बहुत ज्यादा हैवी है, और जो इम्प्योरिटी है वो कंपैरेटिवली लाइटर होती है। तो मैंने इमेजिन करवाया आपको, बड़ी सी पानी की टंकी है, भारी सा पत्थर रख दिया बीच में जिसमें बहुत ज्यादा मिट्टी के पार्टिकल्स लगे हुए हैं, और अगर हम पानी को स्पीड में डाल रहे हैं तो क्या होगा, मिट्टी के पार्टिकल्स तो लाइटर है, उस पत्थर पे से हट जाएंगे, और जब पानी की टंकी भर जाएगी तो मिट्टी के पार्टिकल्स साथ में बाहर निकल जाएंगे। तो बच क्या जाएगा, हैवी ओर, वो पत्थर बच जाएगा। तो हमने क्या किया, ओर को इम्प्योरिटी से रिमूव कर लिया। ये तो था कंसेप्ट, बट हमें याद रखने हैं एग्जाम्पल कि ये मेथड किसके लिए यूज होता है। ये मेथड कौन सा है, ओर को प्योरीफाई करने का, तो किसके लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है बेटा हमारे पास, दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है इट इज मेनली यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर। जो सल्फाइड ओर्स होते हैं क्या करते हैं, अब एक बात बताओ, इमेजिन करने के लिए मैं सिंपल सा कंसेप्ट समझा रही हूं, रेस्ट हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। आपने 1 ग्लास पानी लिया, उस 1 ग्लास पानी में आपने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया। जब उस 1 ग्लास पानी में आपने ऑयल डाल लिया और आप उसको अच्छे से मिक्स कर रहे हो, तो ये तो आपको पता है ऑयल वाटर में मिक्सिबल नहीं है। जब आप दोनों को बहुत अच्छे से स्टिर करोगे, मिक्स करोगे, तो क्या होगा, दोनों के अलग अलग बबल्स बनेंगे। अब उस केस में हम क्या करेंगे, उस ओर को डालेंगे जो सल्फाइड ओर है जिसके साथ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होता है, जो इम्प्योरिटी होती है और जो ओर होती है उनकी वेटेबल क्वालिटी अलग अलग होती है। इट्स अबाउट एड्सॉर्प्शन, कि कौन अपनी सरफेस पे किसे एड्सॉर्ब करेगा। और वाटर के बबल पे एड्सॉर्ब हो जाती है और इम्प्योरिटी ऑयल के बबल पे एड्सॉर्ब हो जाती है। फिर हम नीचे आके दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। तो और इम्प्योरिटी से अलग हुई। अब ये करने के लिए हम कुछ डिप्रेसेंट्स यूज करते हैं, कलेक्टर यूज करते हैं, स्टेबलाइजर्स यूज करते हैं, वो सब हम एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास था बेटा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड मैंने आपको अभी बताया, इसमें हम केमिकल्स यूज करते हैं, जिससे पहले हम उन्हें सॉल्यूबल बनाते हैं, उसके बाद उस मेटल को, उस ओर को हम प्योरीफाई कर पाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लीचिंग मेथड बोलते हैं, केमिकल मेथड में एक ही है बेटा। तो हमने सेकंड वाला समझ लिया, क्या कर रहे हैं बेटा, सबसे पहले ओर को पीस लिया, फिर ओर को प्योर कर लिया। अब हमारा जो थर्ड स्टेप है, वो थर्ड स्टेप क्या है बेटा, दैट कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। क्या है बेटा, ओर को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा। कौन कौन से, नंबर 1 कैल्सिनेशन एंड नंबर 2 रोस्टिंग, ठीक है। कर क्या रहे हैं बेटा, ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दोनों ओर को हम पढ़ेंगे, दोनों इन द एब्सेंस ऑफ O2, इन द प्रेजेंस ऑफ O2। कौन सी ओर के लिए कैल्सिनेशन को यूज करेंगे, कौन सी ओर के लिए रोस्टिंग यूज करेंगे, ये हम वहां पर लर्न करेंगे, ठीक है बेटा। तो थर्ड स्टेप तक हमने क्या किया, यहाँ पर ओर को पीस लिया, फिर हमने ओर को क्या कर लिया बेटा, प्योर कर लिया। ओर को प्योर किया है, मेटल को नहीं। उसके बाद हमने उस ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब क्या किया जाए, अब उस ओर, जो ऑक्साइड ओर है, उसे रिड्यूस किया जाए, और रिड्यूस करवाना है, मेटल चाहिए, तो क्या मेथड यूज करेंगे बेटा, उसे हम बोलते हैं दैट इज रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स टू मेटल। ये मैंने आपको बता ही दिया बेटा कि हम रिड्यूस क्यों कर रहे हैं, हमने ऑक्साइड में करके ही क्यों रिड्यूस करवाया, क्योंकि अगर हमारे पास कोई और फॉर्म में ओर होगी, फिर हम उसका रिडक्शन करवाएंगे, तो वहां से जो हमारे पास
मेटल आएगा उसके जो बाय प्रोडक्ट्स आएंगे वो नेचर में वॉलेटाइल नहीं होते। लेकिन जो ऑक्साइड की ओर्स होती हैं उन्हें जब हम रिड्यूस करवाते हैं मेटल ऑब्टेन करने के लिए तो जो बाय प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं वो कंपैरेटिवली वॉलेटाइल होते हैं। तो ये हमारे पास 4 मेथड्स है। कौन कौन से बेटा? नंबर 1 स्मेल्टिंग, रिडक्शन बाय कार्बन। नंबर 2 रिडक्शन बाय हाइड्रोजन। ये सारी चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी जब हम वो फ्लो चार्ट समझ लेंगे, दैट इज एलिंगम डायग्राम। थर्ड बेटा रिडक्शन बाय मेटल। कौन से मेटल ऑक्साइड के लिए कौन सा मेटल प्रेफर करेंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वो आपको यहां क्लियर हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज दैट इज ऑटो रिडक्शन एंड नंबर 4th दैट इज सेल्फ रिडक्शन जहां पे फर्दर किसी और की जरूरत नहीं है रिडक्शन के लिए, वो खुद ही रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 4 है जहां पर हम रिडक्शन करते हैं ऑक्साइड का मेटल। ठीक है, नेक्स्ट एंड द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज दैट इज रिफाइनिंग। अब यहाँ क्या होता है भाई, यहाँ पे बेटा आपके पास क्या क्या हो चुका है। आपने सबसे पहले ओर को कलेक्ट किया जिसमें मेटल प्रेजेंट है अलग अलग सॉल्ट्स की फॉर्म में। उस ओर को आपने प्योर कर लिया, इंप्योरिटीज हटा दी ओर में से। फिर उस ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। फिर उस ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद रिड्यूस करके मेटल भी मिल गया। हमारे पास मेटल आ चुका है, और अगर मेटल आ चुका है तो लास्ट मेथड क्या है बेटा? रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं, उस मेटल को प्योरीफाई करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है। फॉर एग्जाम्पल लिक्वेशन, फॉर एग्जाम्पल डिस्टिलेशन, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग। तो यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे कब लिक्वेशन यूज किया जाता है, कब डिस्टिलेशन, जब उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। ठीक है, पोलिंग हो गया। वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड, इसमें नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, इससे नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसी में हम पढ़ेंगे वॉन आर्कल मेथड एंड जोन रिफाइनिंग, इसी में हम पढ़ेंगे मॉन्स प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ 9 रिफाइनिंग मेथड्स। तो अब आपके दिमाग में ये फ्लो चार्ट छप जाना चाहिए कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, ताकि ये चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगे। है इंटरेस्टिंग क्योंकि हर स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या किया। हमारे पास ओर आई, ओर को पीस लिया, प्योर कर लिया, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, रिड्यूस कराएंगे और फिर मेटल को प्योर करवाएंगे। कब, कहां पे, क्यों कर रहे हैं, हर चीज का रीजन है। क्लियर? अब वन बाय वन हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं बेटा, टर्मोलॉजीज क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या टर्म्स है उन्हें पढ़ेंगे ध्यान से और समझेंगे ध्यान से। पहली टर्म हमारे पास क्या है बेटा, सबसे पहली टर्म बेटा मिनरल्स। क्लियर? ये हमारे बोर्ड के पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है, हमें चीजें आनी चाहिए, हालांकि हमने सारी चीजें पढ़ रखी है। मिनरल्स क्या होते हैं बेटा? दीज आर द नेचुरली अकरिंग, क्या होते हैं बेटा? दीज आर naturally occurring solid substance having metals in combined state और native state, जिनमें मेटल जो होता है वो कंबाइंड स्टेट में भी हो सकता है, किसी सॉल्ट के साथ कंबाइन है, या अपनी नेटिव स्टेट में भी हो सकता है। नेटिव यानी कि जो स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, मिनरल्स डू नॉट कंटेन नाइट्रेट। मिनरल्स में नाइट्रेट प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि नाइट्रेट्स जो होते हैं दे आर वाटर सॉल्युबल। क्लियर? नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या टर्म है बेटा? दैट इज ओर्स। क्लियर? तो हम तो ओर से ही मेटल को ऑब्टेन करते हैं। तो ओर्स क्या होती है बेटा, देखेंगे ध्यान से, दैट अ मिनरल इज एन ओर। क्या है बेटा? अ मिनरल इज एन ओर फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली एंड प्रॉफिटेबली। यानी कि मैंने आपको यही बताया था बेटा, मिनरल क्या है, जो कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मेटल उसमें होता है। लेकिन और क्या है, वो मिनरल्स जिनसे हम मेटल को इजीली प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हें हम ओर्स कहते हैं। तो यहां पर हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटा? यहां पे हम बोल सकते हैं दैट ऑल ओर्स आर मिनरल्स but all minerals are not ores.
सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते, क्योंकि हम हर किसी से ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, ये क्या होते हैं गैंग्यू और मैट्रिक्स। कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पे, बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है, तो समझेंगे बेटा क्या होती है गैंग्यू और मैट्रिक्स, एज यहाँ पर मेंशन भी है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा। देखो यहाँ पर वापस आ जाते हैं ताकि मैं आपको क्लियरली समझा पाऊँ। ठीक है, तो हमें ब्लैंक पेज चाहिए ताकि मैं ये टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर कर देती हूँ। यस बेटा, मेंशन भी कर देती हूँ बेटा ताकि कंफ्यूज ना रहो किसी तरह से, ये हम रफ में पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा हमारे पास ओर्स है और उस ओर में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। तो अभी मैंने आपके साथ फ्लो चार्ट में डिस्कस किया था कि हमें उस ओर से इम्प्योरिटी को रिमूव करना है। ठीक है, क्या करना है, ओर से इम्प्योरिटी को रिमूव करना है। तो ये जो अर्थी इम्प्योरिटीज होती है ना बेटा, जो भी हमारे पास अर्थी इम्प्योरिटीज होती हैं जो कि उस ओर के साथ प्रेजेंट होती हैं, उन्हीं इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बेटा गैंग्यू। इसे हम और क्या बोलते हैं बेटा, मैट्रिक्स। इसे आप प्यार से गंगू भी बोल सकते हो। तो ये क्या काम कर रहा है बेटा, ये इम्प्योरिटी है। अब ये तो समझ आ गया ये इम्प्योरिटी है। अब कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं बेटा जो नेचर में क्या होती है, इनफ्यूजिबल होती है। इनफ्यूजिबल का मतलब क्या है, जिसे हम फ्यूज नहीं कर सकते, जिसे हम मेल्ट नहीं कर सकते। तो वो इम्प्योरिटीज जिसे हम फ्यूज नहीं कर सकते, मेल्ट नहीं कर सकते, तो अगर वो इम्प्योरिटी मेल्ट ही नहीं होगी तो उसे ओर से रिमूव कैसे करोगे, उसे ओर से रिमूव कैसे करोगे। तो क्या किया जाता है, वहां पर हमें जरूरत पड़ती है बेटा किसकी, फ्लक्स की। किसकी, फ्लक्स की। ये फ्लक्स क्या करता है, फ्लक्स दो तरीके के होते हैं बेटा, एक होता है एसिडिक और एक फ्लक्स होता है बेटा बेसिक। ये फ्लक्स पता है क्या करता है, मान लो ये गैंग्यू मैट्रिक्स जो है ये इनफ्यूजिबल है हमारे पास, यानी कि इसको फर्दर हम फ्यूज नहीं कर सकते। तो अगर इसे मेल्ट कराना है तो इसे मेल्ट कराने के लिए हम जो सब्सटेंस ऐड करते हैं ताकि ये मेल्ट हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स दो तरीके के होते हैं, एसिडिक और बेसिक। मान लो इम्प्योरिटी का नेचर बेसिक हुआ, अगर इम्प्योरिटी का नेचर बेसिक है तो उसके लिए हम यूज करते हैं एसिडिक फ्लक्स। तो एसिड बेस के साथ मिलके क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा तो फिर और से उस इम्प्योरिटी को रिमूव करना इजी हो जाएगा। वहीं पे अगर फ्लक्स का नेचर कैसा है, सॉरी अगर इम्प्योरिटी का नेचर कैसा है, बेसिक, तो एसिडिक फ्लक्स यूज करेंगे। और अगर इम्प्योरिटी का नेचर एसिडिक है तो हम बेसिक फ्लक्स यूज करेंगे। तो फ्लक्स क्या कर रहा है, उस इनफ्यूजिबल सब्सटेंस जो कि फ्यूज नहीं हो रहा, जो कि मेल्ट नहीं हो रहा और वो इम्प्योरिटी की फॉर्म में है, तो उसमें हम ऐड करते हैं फ्लक्स को उस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए। ठीक है, और ये इस इम्प्योरिटी के साथ मिलकर ये जो फ्लक्स है ये क्या बनाता है बेटा, ये वहां पर फॉर्मेशन करता है स्लैग का। अब ये नई नई टर्म्स है, ये जितनी भी है नए नए टर्म्स है, लेकिन इनका काम कितना इजी है। क्या काम है भाई इनका, सिंपली हमारे पास क्या प्रेजेंट है भाई, इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। उस इम्प्योरिटी को हमें फ्यूज करना है क्योंकि वो इम्प्योरिटी इनफ्यूजिबल है, मेल्ट ही नहीं हो रही है, और मेल्ट नहीं होगी तो और से इम्प्योरिटी को कैसे रिमूव करोगे। और अगर और से इम्प्योरिटी को रिमूव करना है तो हमने क्या किया, हमने उसमें फ्लक्स मिला दिया। फ्लक्स दो तरीके के होते हैं, एसिडिक बेसिक। अगर इम्प्योरिटी एसिडिक हुई तो हम उसमें बेसिक फ्लक्स मिला के स्लैग बना देंगे, और अगर इम्प्योरिटी बेसिक हुई तो उसमें हम एसिडिक फ्लक्स मिलाकर स्लैग बना देंगे। तो स्लैग क्या है, जो इम्प्योरिटी अब फ्यूज हो चुकी है, अब हम उसे यहां से सेपरेट कर चुके हैं। तो आपको तीन टर्म्स एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। नंबर वन बेटा, गैंग्यू मैट्रिक्स इज ऑल अबाउट इम्प्योरिटी, फ्लक्स इज ऑल अबाउट इम्प्योरिटी को मेल्ट करने के लिए, इनफ्यूजिबल को फ्यूजिबल बनाने के लिए हम एक सब्सटेंस यूज करते हैं जिसे हम फ्लक्स कहते हैं। एसिडिक बेसिक दो तरीके के होते हैं, और स्लैग क्या होता है, दोनों से मिक्स होकर अब जो हमारे पास इसके अंदर और भी प्रेजेंट है, इसके अंदर इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है, लेकिन अब ये कैसा है बेटा, ये है अब फ्यूजिबल।
जिसे आप मेल्ट कर सकते हो। क्लियर है बेटा? वापस आ जाते हैं फ्लो चार्ट पे। तो हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं। तो गैंग्यू और मैट्रिक्स ये डिस्कस कर रहे थे बेटा। गैंग्यू और मैट्रिक्स क्या है बेटा? अर्थी इम्प्योरिटीज, जो अर्थ के अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? गैंग्यू बोलते हैं, और उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, मैट्रिक्स और गैंग्यू क्या है? इनफ्यूजिबल, मैंने अभी आपको बताया। इनफ्यूजिबल जो कि फ्यूज नहीं हो रहा, जो मेल्ट नहीं हो रहा। तो ये ऐसी इम्प्योरिटीज हैं जो इनफ्यूजिबल है, मेल्ट नहीं हो रही। तो हम क्या करते हैं? इसकी रिएक्शन करवाते हैं फ्लक्स के साथ। मैंने आपको अभी बताया फ्लक्स क्या करेगा। फ्लक्स वो सब्सटेंस है जो इस इनफ्यूजिबल को फ्यूजिबल बना देगा। तो क्या करता है ये? स्लैगिंग होता है। स्लैगिंग मतलब स्लैग का फॉर्मेशन। और स्लैग का फॉर्मेशन क्या होता है? स्लैग का फॉर्मेशन होता है जहां पर वो इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी फ्यूजिबल हो चुकी है। अब वो लिक्विड फॉर्म में, मेल्टिंग फॉर्म में हमारे पास आ चुका है। तो ये रिएक्शन आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रही है बेटा, जो मैंने आपको अभी बोला। ठीक है, ताकि अब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी टर्म्स मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। क्लियर? नेक्स्ट, फ्लक्स दो तरीके के होते हैं। फ्लक्स दो तरीके के होते हैं। जो फ्लक्स आपके सामने लिखा हुआ है ये दो तरीके के होते हैं। पहले तो रिकॉल करो, फ्लक्स क्या है? वो सब्सटेंस जो इस इनफ्यूजिबल को क्या बना देगा? फ्यूजिबल बना देगा। तो वो दो तरीके के होते हैं बेटा। नंबर 1 दैट इज एसिडिक फ्लक्स। कौन सा बेटा? दैट इज एसिडिक फ्लक्स। और नंबर 2 हमारे पास क्या है? नंबर 2 हमारे पास बेसिक फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या था ये मत भूलना। अब उसके बाद एग्जांपल्स भी आएंगे, वो भी हम क्लियर करते चलेंगे। क्या करता है बेटा? एसिडिक फ्लक्स हम किसके लिए यूज करेंगे? बेसिक इंप्योरिटीज के लिए। वो जो इनफ्यूजिबल इंप्योरिटी थी हमारे पास, वो भी दो तरीके की होती है। एसिडिक होगी या नेचर होगी, या फिर बेसिक होगी। तो अगर हमारे पास इंप्योरिटी एसिडिक है, अगर हमारे पास इंप्योरिटी एसिडिक है तो बेसिक फ्लक्स यूज होगा, और अगर इंप्योरिटी बेसिक है तो एसिडिक फ्लक्स होगा। तो हम क्या करते हैं बेटा? ये क्या करता है? इट कन्वर्ट्स। एसिडिक फ्लक्स कब यूज करते हैं? बेसिक मैट्रिक्स से स्लैग बना देता है। स्लैग मैंने आपको बता ही दिया, मॉल्टन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। वो किसे? इस इनफ्यूजिबल सब्सटेंस को फ्यूजिबल बनाने के लिए। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स है बेटा। फॉर एग्जाम्पल एसिडिक फ्लक्स में हम यूज करते हैं किस किस को? SiO2 को, B2O3 को, P4O10 को। मैम क्या ये एग्जाम्पल्स हमें याद करने हैं? बिल्कुल याद करने हैं बेटा, इसलिए लिखवाया है। अब एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जब हम मेटलर्जी ऑफ कॉपर पढ़ेंगे तो कॉपर जो है, कॉपर के अंदर जो इम्प्योरिटी होती है वो इम्प्योरिटी होती है गैंग्यू, जिसे बोलते हैं FeO। ये वहां पर इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, FeO। और ये जो इम्प्योरिटी है ना बेटा, इसका खुद का नेचर कैसा है? बेसिक नेचर है। अगर इस इम्प्योरिटी का नेचर बेसिक है तो इसके लिए जो फ्लक्स यूज किया जाएगा वो कैसा यूज किया जाएगा? एसिडिक किया जाएगा। तो इस इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी को फ्यूजिबल बनाने के लिए जिस फ्लक्स का यूज करते हैं, जिसे हम एसिडिक फ्लक्स कहते हैं, वो हम क्या यूज करते हैं? SiO2। क्या यूज करते हैं बेटा? SiO2। और दोनों मिलकर स्लैग का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम बोलते हैं FeSiO3। तो यह हम मेटलर्जी ऑफ कॉपर में फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, क्या किया हमने? जो इम्प्योरिटी थी वो एसिडिक थी, तो फ्लक्स कैसा यूज हुआ? सॉरी, इम्प्योरिटी बेसिक थी तो हमने फ्लक्स कैसा यूज किया? एसिडिक। तो उसने उसको क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया, और यहां से हमारे पास मॉल्टन फॉर्म में स्लैग का फॉर्मेशन हो गया। तो स्लैग क्या है? जो इम्प्योरिटी हमारे पास इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी, वो फ्यूजिबल में कन्वर्ट हो गई है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखेंगे बेटा, दैट इज बेसिक फ्लक्स का एग्जांपल। बेसिक फ्लक्स में भी क्या होता है? इट कन्वर्ट्स, ये क्या कर रहा है? इट कन्वर्ट्स एसिड मैट्रिक्स टू स्लैग, जो कि एसिडिक इम्प्योरिटी है। गैंग्यू मैट्रिक्स इज ऑल अबाउट अर्थी इम्प्योरिटीज, अर्थ के साथ जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है और जो कि इनफ्यूजिबल है, जिसे हम फ्यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? एसिडिक मैट्रिक्स को स्लैग में कन्वर्ट कर रहा है। इसके एग्जाम्पल है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ये इसके एग्जाम्पल है।
एग्जाम्पल है तो एक एग्जाम्पल से पढ़ भी लेते हैं हम। क्या एग्जाम्पल है बेटा? जब मेटलर्जी ऑफ आयरन हम पढ़ेंगे, ये एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल है बेटा बेसिक फ्लक्स का। किसका बेटा? बेसिक फ्लक्स का। तो जब हम आयरन की मेटलर्जी पढ़ेंगे, यानी कि आयरन को ऑब्टेन करना है, तो उस आयरन की मेटलर्जी में जब हम पढ़ेंगे बेटा, तो वहां पर जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, जो ओर के साथ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, वो इम्प्योरिटी का नाम क्या है? SiO2। और वो इम्प्योरिटी का नेचर कैसा है? वो इम्प्योरिटी का नेचर है एसिडिक। और अगर इम्प्योरिटी एसिडिक है तो उसके साथ फ्लक्स कैसा यूज करेंगे? उसके साथ फ्लक्स यूज किया जाएगा बेसिक। तो उस एसिडिक इम्प्योरिटी के साथ बेसिक फ्लक्स यूज किया जाए ताकि स्लैग का फॉर्मेशन हुआ। और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, जो स्लैग बनता है उसका फॉर्मूला क्या है। तो जब हम डिटेल में बेटा मेटलर्जी ऑफ आयरन पढ़ रहे होंगे तो वहां पर भी मैं आपको ये चीज हाईलाइट करूंगी। आपको ध्यान से सुनना है, समझना है कि स्लैग क्या था। वहां पर नाम रिपीट होगा फ्लक्स, तो आपको पता होना चाहिए फ्लक्स क्या होता है, क्या करता है। ठीक है, तो कौन एज अ फ्लक्स यूज हो रहा है, कौन वहां पर एज अ स्लैग बना है, इसके फॉर्मूलेस पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया बेटा बेसिक फ्लक्स का। तो फ्लक्स इज ऑल अबाउट वो सब्सटेंस जो इम्प्योरिटीज हैं, जो कि इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज है, उसको मेल्ट कर देता है, फ्यूजिबल बना देता है। दो तरीके के होते हैं, एसिडिक, बेसिक। बेसिक इम्प्योरिटीज के लिए एसिडिक फ्लक्स, एसिडिक इम्प्योरिटीज के लिए बेसिक फ्लक्स। क्लियर हो गया बेटा? ये हमारे पास बेसिक फ्लक्स है। अब और भी एग्जाम्पल है बेटा। जब हम मेटलर्जी ऑफ आयरन पढ़ेंगे तो एक नाम आएगा बेटा, क्या नाम आएगा? थॉमस स्लैग। थॉमस स्लैग इन दोनों का मिक्सचर होता है। किस किस का बेटा? कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम सिलिकेट, इन दोनों के मिक्सचर को थॉमस स्लैग कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, कैल्शियम फॉस्फेट इज मेजर कंपोनेंट ऑफ थॉमस स्लैग। जो ये थॉमस स्लैग बनेगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन जब करेंगे ना बेटा, तब ये आएगा वर्ड। तो यहां पर कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है दैट इज अ मेजर कंपोनेंट। और थॉमस स्लैग इज मेनली फॉर्म्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ स्टील इंडस्ट्री, जो कि स्टील की इंडस्ट्रीज होती है। तो स्टील भी कैसे बनता है? आयरन से ही बनता है। तो पहले आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको स्टील में कन्वर्ट किया जाता है और भी चीजों को मिक्स करके, राइट। तो यहाँ पर थॉमस स्लैग के बारे में हम वहां पढ़ेंगे। इसमें मेन कंपोनेंट कैल्शियम फॉस्फेट होता है और मेनली फॉर्म्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ स्टील इंडस्ट्री। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया बेटा? अभी तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा है? मैंने आपको फ्लो चार्ट समझाया था। अब उस फ्लो चार्ट की एक एक स्टेप को हम शुरू करने जा रहे हैं ABCDE की फॉर्म में। ठीक है, तो जो बेसिक टर्म्स हैं उन्हें रिकॉल रखना, ताकि जब भी हम किसी को पढ़ रहे हैं तो आपको वो चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बेटा मेटलर्जी का जो हमारा पहला स्टेप है। क्या बोला था हमने? सबसे पहले हमने बोला था दैट इज पल्वराइजेशन ऑफ ओर। क्या बोलते हैं बेटा? पल्वराइजेशन ऑफ ओर। पहला स्टेप मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का। अब हम डिटेल में जा रहे हैं बेटा, अभी तक मैंने सिर्फ आपको फ्लो चार्ट समझाया था। तो पहला स्टेप क्या है? ओर को कलेक्ट करना, उसे क्रश कर लेना, ग्राइंड कर लेना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। तो क्या क्या करते हैं इसमें? सबसे पहला दैट इज क्रशिंग ऑफ ओर। हमने क्या कर लिया? ओर को क्रश कर लिया, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लिया। और वी कैन से इट ग्राइंडिंग, ग्राइंड करना। घर में यूज करते हैं ना मिक्सी, मिर्ची पीसने के लिए, घर में मिक्स मसाले पीसने के लिए यूज करते हो, तो क्या करते हो? बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करते हो, तो उसी को ग्राइंडिंग कहते हैं। अब इमेजिन करो कि बड़ी बड़ी ओर्स हैं, उस ओर को पहले कन्वर्ट किया जा रहा है, किस फॉर्म में? क्रश किया जा रहा है, ग्राइंड किया जा रहा है, ताकि आगे जाके उधर से मेटल ऑब्टेन किया जा सके। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं बेटा? लम्प्स ऑफ ओर, जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं हमारे पास, उनको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? पाउडर्ड फॉर्म। क्या हो जाए? और पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। और पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड स्टेप ऑफ मेटलर्जी। क्या है बेटा? सेकेंड स्टेप ऑफ मेटलर्जी है, इसे हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, बेनिफिकेशन ऑफ ओर, और हम इसे क्या बोलते हैं? मैं आपको बोर्ड पे लिख देती हूँ। इसे हम और बोलते हैं बेटा दैट इज एनरिचमेंट ऑफ ओर। क्या? अब नाम तीन, काम एक, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इसे मेंशन कर दिया है। क्या होता है बेटा? सुनेंगे ध्यान से, समझेंगे ध्यान से।
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, बेनिफिकेशन ऑफ, एनरिचमेंट ऑफ ओर। काम एक ही है। क्या काम है बेटा? बोर्ड पे लिखा हुआ है वह। क्या काम है बेटा? मेथड्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम ओर। इसे भूलना मत बेटा, ये किस चीज के मेथड है? ये रिमूव करने के मेथड है इम्प्योरिटीज को। किस में से? ओर में से, मेटल में से नहीं। अभी हमने सिर्फ ओर को कलेक्ट किया है, ओर को पीस लिया है। अब उस ओर को हमें क्या करना है? प्योरीफाई करना है। रिपीटिंग वंस अगेन, हम ओर को प्योरीफाई कर रहे हैं, मेटल को नहीं। ठीक है, उस ओर को प्योरीफाई करने के लिए हमारे पास क्लासिफिकेशन दो तरीके से हुआ था बेटा। नंबर 1 दैट इज फिजिकल मेथड, नंबर 2 दैट इज केमिकल मेथड। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल मेथड। क्या बताया था बेटा? फिजिकल मेथड में हैंड पिकिंग नंबर 1 मेथड, दैट इज हैंड पिकिंग। नंबर 2 मेथड है बेटा, दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। बेटा हैंड पिकिंग में मैंने सिंपल लिख दिया और ड्रेसिंग। सिंपली हैंड से पिक करके आप इम्प्योरिटीज को अगर रिमूव कर सकते हो तो कर लो। जनरली हम बाकी मेथड्स यूज करते हैं। तो नेक्स्ट मेथड जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पहली बात तो पता होना चाहिए हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, फ्लो चार्ट। क्योंकि ऐसा ना लगे सारी डेफिनेशंस लिखी हुई है एक साथ, पता नहीं क्या ही चल रहा है, इसलिए मैंने पहले फ्लो चार्ट समझाया। क्या कर लिया, बार बार रिपीट कर रही हूँ बेटा, एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको भी साथ साथ याद करना है मेरे, क्योंकि अब हम एग्जाम्पल लर्न करने वाले हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, सेकेंड मेथड किस चीज का? ओर को प्योरीफाई करने का। तो ये मेथड है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। इसमें मैंने क्या बताया था बेटा? इसमें क्या होता है, या तो जो आपकी ओर है या जो आपकी इम्प्योरिटी है, दोनों में से एक का नेचर मैग्नेटिक होता है। क्या? दोनों में से एक का नेचर मैग्नेटिक होता है। सिर्फ उन ओर को प्योरीफाई करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो क्या होता है बेटा? दैट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड इम्प्योरिटीज। दोनों में से एक, वन ऑफ दैम इज मैग्नेटिक, उनमें से एक कैसी होगी? मैग्नेटिक होगी। एंड द अदर वन इज नॉन मैग्नेटिक, और दूसरी कैसी होगी बेटा नेचर में? नॉन मैग्नेटिक होगी। तो जो मैग्नेटिक होगी वो अट्रैक्टेड होगी, और जो नॉन मैग्नेटिक होगी वो नहीं होगी। तो दोनों को कैसे हम सेपरेट करते हैं देखेंगे बेटा। तो हमारे पास क्या होता है बेटा मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में, मैं आपको बता देती हूँ साइड में छोटा सा डायग्राम एक्सप्लेन करके। ठीक है, हमने क्या लिया बेटा? हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पे ध्यान से, ये मैंने व्हील जैसा बनाने की कोशिश की है। ठीक है, और इसमें क्या लगा हुआ होता है? मैग्नेटिक बेल्ट होती है इस तरीके की। क्या है बेटा? ये मैग्नेटिक बेल्ट। ठीक है, ये मैग्नेटिक व्हील है, और यहाँ पर कलेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर मान लो 2 बकेट रख दिए। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर हमने उस ओर को डाला। क्या किया? ओर जो कि प्रेजेंट है इम्प्योरिटीज के साथ पाउडर्ड फॉर्म में, उसे यहाँ पे डाला। ठीक है, ये व्हील कंटिन्यू चल रहा है इस तरीके से। क्या? ये व्हील कंटिन्यू इस तरीके से चल रहा है। तो क्या होगा? कंटिन्यू चलेगा तो इस तरीके से चलता रहेगा। अब मान लो ओर का नेचर मैग्नेटिक हुआ, तो ये तो मैग्नेटिक बेल्ट है, तो ओर अगर नेचर में मैग्नेटिक हुई, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड हुई, तो क्या होगा? वो यहां तक इसके साथ जाएगा। और अगर ओर नॉन मैग्नेटिक हुई तो वो पाउडर यहां से यहां गिर जाएगा। ठीक है, और जो नॉन मैग्नेटिक हुई वो यहां कलेक्ट हो जाएगा। दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है। तो यहां पर कौन सा कलेक्ट होगा बेटा? जो नेचर में नॉन मैग्नेटिक होगा। और यहां पे क्या कलेक्ट होगा बेटा? जो नेचर में मैग्नेटिक होगा। क्या होगा इसमें? मैग्नेटिक हो या नॉन मैग्नेटिक हो, और हो या इम्प्योरिटी हो, दोनों में से एक का नेचर मैग्नेटिक है और एक का नेचर नॉन मैग्नेटिक है। दोनों यहां पर सेपरेट हो जाएंगे। दिस इज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। क्लियर? और ये जनरली उन्हीं के लिए यूज करते हैं, उन्हीं ओर को प्योरीफाई करने के लिए यूज करते हैं जिनमें से या तो ओर का नेचर या फिर जो इम्प्योरिटी है उसका नेचर मैग्नेटिक हो। ठीक है, इतनी बार रिपीट कर रही हूँ बेटा, एक्सपेक्ट कर रही हूँ मेरे साथ साथ याद कर लोगे। तो क्या होता है बेटा? ये तो मैंने बता ही दिया। अब देखो एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। तो एग्जाम्पल देखो बेटा, इस एग्जाम्पल में टिन स्टोन कैसिटराइट। अब ये जो ओर्स है ना बेटा, क्वेश्चन राइज होता है कि मैम हम कौन कौन सी याद करें, आप हमें लिखवा दो कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो जितनी भी ओर्स जब मैं इस चैप्टर को पढ़ा रही हूँ उनका नाम जितनी बार यूज होता है, जहां भी जैसे भी यूज होता है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही है। लास्ट में मैं आपको फ्लो चार्ट बनवा दूंगी, लिखवा दूंगी, तो क्योंकि पेपर में सीधे सीधे पूछा गया है कि इस ओर को क्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इप्सम सॉल्ट हो गया, क्रायोलाइट हो गया, कॉपर पायराइट्स हो गया, इंडियन सॉल्ट पीटर, चिले सॉल्ट पीटर, ये सब हमको याद होना चाहिए। ठीक है, राइट नाउ यहाँ पे क्या नाम यूज हुआ है बेटा? यहाँ पे नाम यूज हुआ है टिन स्टोन, जिसे हम कैसिटराइट भी बोलते हैं। और कौन सी ओर का नाम है ये? SnO2। ठीक है, अब यहां पर ये ओर कैसी है नेचर में? ये ओर है नेचर में नॉन मैग्नेटिक, और इसके साथ जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट होती है उसका नाम क्या है? वोल्फ्रामाइट, FeWO4, और उसका नेचर कैसा है? मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड इज यूज्ड फॉर दोज ओर्स एंड इम्प्योरिटीज जिनमें से एक का नेचर मैग्नेटिक हो, एक का नेचर नॉन मैग्नेटिक हो। तो यहां पर जो हमारे पास ओर है उसका नेचर है नॉन मैग्नेटिक, और जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसका नेचर कैसा है? मैग्नेटिक। तो दोनों को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो जहां हमने फ्लो चार्ट बनाया ना, अब वहां पे सीधे सीधे एग्जाम्पल होने चाहिए। क्या एग्जाम्पल? टिन स्टोन प्लस वोल्फ्रामाइट। टिन स्टोन इज अ नॉन मैग्नेटिक ओर, और उसमें जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है जिसका नाम है वोल्फ्रामाइट, वो नेचर में कैसी है बेटा? मैग्नेटिक। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, क्रोमाइट ओर। फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, क्रोमाइट ओर किसे बोलते हैं बेटा? क्रोमाइट ओर हम बोलते हैं FeO.Cr2O3 को। किसे? FeO.Cr2O3 को बोलते हैं। अब ये नेचर में कैसी है? ये सब नेचर में मैग्नेटिक ओर है। यहाँ पे तीन तीन ओर का एग्जाम्पल है। नंबर 1 दैट इज क्रोमाइट ओर, ये भी मैग्नेटिक है। नंबर 2 दैट इज मैग्नेटाइट, नाम याद होना चाहिए Fe3O4। एंड नंबर 3 दैट इज पैरालुसाइट, दैट इज MnO2। अब ये जो तीनों ओर्स हैं, इन तीनों का नेचर कैसा है? तीनों में, इन दोनों में तो आयरन प्रेजेंट है, मैग्नेटिक, तो ये मैग्नेटिक ओर है। और इनमें जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो नेचर में कैसी है बेटा? सिलिका। और सिलिका कैसी इम्प्योरिटी है? दैट इज नॉन मैग्नेटिक इन नेचर। तो अगेन इस बार ओर कैसी निकली? मैग्नेटिक। इम्प्योरिटी कैसी निकली? नॉन मैग्नेटिक। एग्जाम्पल्स शुड बी ऑन द टिप्स। क्लियर? नंबर 1 कैसिटराइट, वोल्फ्रामाइट। Cassiterite is a non-magnetic ore, wolframite is a magnetic impurity. Next example, पैरालुसाइट ले लो। पैरालुसाइट MnO2 को बोलते हैं, मैग्नेटाइट Fe3O4 को बोलते हैं, एंड क्रोमाइट और FeO.Cr2O3 तीनों कैसी है? नेचर में मैग्नेटिक है, और जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो नेचर में नॉन मैग्नेटिक है, दैट इज सिलिका। राइट, नेक्स्ट देखेंगे बेटा, दैट्स ऑल अबाउट मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। क्या पढ़ रहे हैं? वापस आ जाते हैं वहीं पे। पहला स्टेप क्लियर, ओर्स को कलेक्ट कर लिया, पीस लिया। सेकेंड स्टेप क्या है? उस ओर को प्योरीफाई करना है। अगर ओर को प्योरीफाई करना है तो अभी हम पढ़ रहे हैं उसके फिजिकल मेथड। पहला पढ़ लिया हैंड पिकिंग, दूसरा पढ़ लिया मैग्नेटिक सेपरेशन। थर्ड पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्या नाम है बेटा? हाइड्रोलिक वॉशिंग। करते हैं बेटा डिस्कस। मैंने आपको इसका बताया था, इसे हम और क्या बोलते हैं? लेविगेशन भी बोलते हैं, इसे हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है बेटा? सुनेंगे ध्यान से, समझेंगे ध्यान से। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट दोनों, या तो ओर एंड इम्प्योरिटीज हैव डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, बोले तो डेंसिटी। मैंने तो आपको सिंपल वर्ड्स में बोल ही दिया था, एक हैवी होगी एक लाइटर होगी। तो ओर और इम्प्योरिटी, मैं फिर से लिख के समझा देती हूँ बेटा। यहाँ पे देखो, ओर और इम्प्योरिटी। तो हम मेथड पढ़ रहे हैं ओर में से इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए। तो इस बार जो इम्प्योरिटी है, मान लो वो लाइटर है, उसकी डेंसिटी कम है, और जो ओर है वो कैसी है बेटा? हैवी है। अगर ओर हैवी है और इम्प्योरिटी लाइटर है, तो मैंने आपको बताया क्या इमेजिन करने के लिए बोला? एक बड़ी सी पानी की टंकी है। क्या है बेटा? एक बड़ी सी पानी की टंकी है। ठीक है, मान लो यहाँ पे स्पीड से पानी आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? वाटर।
स्पीड से आ रहा है पाइप बड़ा सा, और उस ओर को आप क्या मान लो, उस ओर को आप मान लो कि वो आपका ओर है, वो पत्थर, इसे आप मान लो ओर, और इसके साथ जो मिट्टी के पार्टिकल्स रखे हुए लगे हुए हैं या जो इम्प्योरिटीज लगी हुई हैं वो क्या है बेटा, इम्प्योरिटीज है। ठीक है, अब क्या होगा, जब इस बड़ी सी पानी की टंकी में आप क्या करोगे, स्पीड से पानी डालोगे, स्पीड से पानी डालने पर क्या होगा, इस पत्थर के साथ जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, जो इम्प्योरिटीज है, जो अर्थी इम्प्योरिटीज हैं, वो क्या होंगी, इससे तो रिमूव हो जाएंगी, और क्योंकि लाइटर है तो जब पानी की टंकी भर जाएगी तो वो सब कहाँ आ जाएंगी, वो सरफेस पे आ जाएंगी। कहाँ आ जाएंगी बेटा, सरफेस पे आ जाएंगी, और जब पानी की टंकी एकदम भर जाएगी तो वो सरफेस से भी अलग हो जाएंगी। तो बच क्या गया, अपनी ओर बच गई। तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड बोलते हैं, ग्रेविटी पे कौन जाएगा, जो ज्यादा हैवी होगा। हाइड्रोलिक वॉशिंग, अ काइंड ऑफ वॉशिंग चल रही है, पानी का यूज कर रहे हैं, एंड लेविगेशन, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज करते हैं बेटा, दिस मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर दोज जिनमें जो आपकी ओर है और जो इम्प्योरिटी, उनका बेसिक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस किस चीज का होना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोले तो डेंसिटी। क्लियर, इसके एग्जांपल्स देखेंगे बेटा। जनरली ओर्स इज हैवी, बिल्कुल जनरली बेटा ओर हैवी होती है, और इम्प्योरिटीज कैसी होती है बेटा, लाइटर होती है नेचर में। एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल नंबर 1 दैट इज ऑक्साइड्स, जैसे कि हेमेटाइट हो गया, ठीक है, जैसे कि टिन स्टोन हो गया, तो इनके लिए हम हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड यूज करते हैं। अब अभी नाम यूज हुआ था मैग्नेटाइट, उन सबके नाम आपको याद हो जाने चाहिए। देखा, मैं हाईलाइट कर देती हूँ बेटा, जिन जिन के नाम आ चुके हैं वो आपको याद हो जाना चाहिए। किन किन का नाम आ गया, फॉर एग्जाम्पल बेटा क्रोमाइट ओर, क्रोमाइट ओर आया, किसे बोलते हैं, FeO.Cr2O3 ना। अभी नाम आया था मैग्नेटाइट, ये मैं इसलिए लिखवा रही हूँ बेटा ताकि आपको याद होती जाए। ये किसका एग्जाम्पल था, इसे ये किसे बोलते हैं, Fe3O4। नेक्स्ट अभी क्या आया, हेमेटाइट, हेमेटाइट किसे बोलते हैं बेटा, हेमेटाइट बोलते हैं Fe2O3 को। और क्या क्या नाम यूज हुआ बेटा, टिन स्टोन, टिन स्टोन को और क्या बोलते हैं बेटा, कैसिटराइट। ये अपने आप याद होते चले जाएंगे, इतनी बार आप याद करोगे, यूज करोगे। किसे बोलते हैं बेटा, SnO2। नेक्स्ट अभी की इम्प्योरिटी डिस्कस की थी, क्या बोल रहे थे हम उसे, वॉल्फ्रामाइट, वॉल्फ्रामाइट किसे बोलते हैं, FeWO4। और क्या वर्ड हमने यूज किया, पायरोलुसाइट, किसे बोलते हैं, MnO2। अब तक जो हमने पढ़ा, हम पढ़ कुछ और रहे हैं, लेकिन हमें इन 6 ओर्स के नाम एकदम अच्छे से याद हो गए। देख लो आप ध्यान से, क्या हमने और किसी और का नाम यूज किया, क्या हमने किसी और का नाम यूज किया जो हमने मेंशन ना किया, हमने सारे नाम लिख लिए और अब हमें ये याद हो जाने चाहिए। ठीक है, और एग्जांपल्स देखें बेटा, उनको भी ऐड करते चलना उस चार्ट में। हेमेटाइट और टिनस्टोन, इनके लिए हम यूज करते हैं ये ऑक्साइड ओर से। ऑक्साइड ओर का मतलब क्या है, जहां पर ऑक्साइड फॉर्म में है मेटल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टिन, SnO2, ऑक्साइड ओर। हेमेटाइट में ऑक्साइड ओर कैसे, Fe2O3, ऑक्साइड की फॉर्म में है। फिर सल्फाइड ओर कैसे, CuFeS2, सल्फाइड की फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, कार्बोनेट्स के लिए भी इन्हीं को प्रिफर करते हैं, ये भी जनरली हैवी होते हैं। तो क्या क्या नेम यूज हो रहे हैं बेटा, फॉर एग्जांपल कैलामाइन, कैलामाइन किसे बोलते हैं बेटा, कैलामाइन ZnCO3 को बोलते हैं, याद हो जाना चाहिए बेटा। मेलाचाइट, मेलाचाइट बोलो, मेलाकाइट बोल लो, CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं मेलाचाइट। एंड एज्यूराइट, एज्यूराइट किसे बोलते हैं, माइनर सा डिफरेंस है, 2CuCO3 कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये आपको एकदम अच्छे से याद रखने बेटा, ये नेम विद देयर टर्म्स। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज यस फोर्थ मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने अब तक मेटल को, ओर को कलेक्ट करना सीख लिया। ओर को कलेक्ट करके हमने ओर को प्योरीफाई करना सीख रहे हैं, और ओर को प्योरीफाई करने के लिए भी हम अभी सिर्फ फिजिकल मेथड पढ़ रहे हैं। फिजिकल मेथड में हमने फर्स्ट 3 मेथड पढ़ लिए, हैंड पिकिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग। अब फोर्थ मेथड की तरफ हम हैं, जिसका नाम क्या है बेटा, जिसका नाम है दैट इज
फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्या नाम है बेटा? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। समझेंगे ध्यान से एकदम, है ना। ये मेथड जो है, जैसे कि हमने हर किसी के लिए बताया, तो ये मेथड भी किसी ना किसी के लिए स्पेशली यूज होता होगा। जैसे कि मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड मैग्नेटिक ओर्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रोलिक वॉशिंग जनरली ऑक्साइड के लिए, कार्बोनेट्स के लिए, हाइड्रोक्साइड ओर्स के लिए यूज करते हैं। और फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है इसे हम जनरली यूज करते हैं सल्फाइड ओर्स के लिए। क्या होती है सल्फाइड ओर्स? जहां पे सल्फाइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है मेटल जो भी होता है, ठीक है। This method used to purify sulfide or we can say it pyrite ores। एक ही बात है, जिनमें भी पायराइट यूज हो जाए आप समझ जाना, ठीक है, कि वो क्या बोल रहा है, सल्फाइड ओर की बात कर रहा है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में छोटा सा शॉर्ट सा, क्या बताया था? एक ग्लास पानी लिया, पानी की बात की, प्यास लग गई। एक मिनट बच्चों, आप तब तक है ना इन ओर्स को देखो और इनके नाम एकदम याद कर लो। यस बेटा, अब तक तो नाम याद हो गए होंगे आप लोग को। बढ़ते हैं, हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने क्या कहा था कि पानी लिया, अब उस बीकर के पानी में या उस ग्लास के पानी में हमने थोड़ा सा ऑयल मिलाया। ऑयल मिलाने के बाद हमने उसे अच्छे से क्या किया? स्टिर किया, अच्छे से मिक्स किया। उसको स्टिर किया तो क्या बने? बबल्स बने। बबल्स जो बने वो हमेशा तो नहीं रहेंगे, तो उन बबल्स को स्टेबलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं फ्रोथ स्टेबलाइजर। क्वेश्चन आता है एज अ फ्रोथ स्टेबलाइजर किसे यूज किया गया, तो बिल्कुल हम आपको याद करवाएंगे, ठीक है, फ्रोथ स्टेबलाइजर्स, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला? दिस प्रिंसिपल, यहां पर क्या होगा? यहां पर जो और इम्प्योरिटी से रिमूव होने वाला है वो होने वाला है ऑन द वेटेबल क्वालिटी। उसकी एड्सॉर्प्शन क्वालिटी किसके लिए ज्यादा है? वो पानी अपने ऊपर और को एड्सॉर्ब कर रहा है या ऑयल अपने ऊपर इम्प्योरिटी को एड्सॉर्ब कर रहा है? दोनों सेपरेट हो जाएंगे, फिर नीचे कलेक्टर होता है जो कलेक्टर कर लेता है। तो क्या किस किस काम के लिए यूज होता है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर बेटा कुछ ओर्स ऐसी होती हैं जिनमें दो मेटल प्रेजेंट होते हैं, बट अगर हमें वहां पर एक ही को कलेक्ट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिप्रेसेंट्स। मैंने कहा ना नई नई टर्म्स यूज होती हैं, काम पता होना चाहिए, रटना आसान हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं बेटा, देखेंगे ध्यान से। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? दैट बोथ ओर एंड इम्प्योरिटी, जो ओर है और जो इम्प्योरिटी है उनकी वेटेबल क्वालिटी, वेटेबल क्वालिटी का मतलब समझ गए होंगे बेटा। वेटेबल क्वालिटी बोले तो एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी, ओर्स आर जनरली वेटेबल इन ऑयल। जो ओर्स होती हैं वो ऑयल के जो बबल्स बने हैं उस पर एड्सॉर्ब हो जाती हैं। एंड द इम्प्योरिटीज, जो इम्प्योरिटीज हमारे पास प्रेजेंट है वो वेटेबल किसके साथ होती है? वाटर के साथ। सिंपल, क्लियर।
उसके बाद अब इस मेथड में हम क्या क्या यूज करते हैं? इस मेथड में हम पानी यूज करते हैं, बिल्कुल यूज करते हैं। इसमें हम यूज करते हैं पाइन ऑयल। आपने देखा होगा जंगलों में यूकेलिप्टस के पेड़ होते हैं, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, बहुत लंबे पेड़ होते हैं, हाइटेड पेड़ होते हैं, उसे कहते हैं यूकेलिप्टस का पेड़। वो जब पेड़ होता है ना बेटा, हाइटेड होता है और वो पेड़ ना बहुत स्ट्रांग होता है। जब हवा चलती है या तूफान आता है, आंधी आता है, ऐसा लगता है पेड़ हिल रहे हैं इस तरीके से, लेकिन उस पेड़ की जो लकड़ी होती है बहुत मजबूत होती है। तो उस यूकेलिप्टस पेड़ के तेल को हम यूज करते हैं, पाइन ऑयल यूज करते हैं। और पाइन ऑयल क्यों यूज करते हैं? एज अ कलेक्टर और वी कैन से इट ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट। क्लियर? क्रिसोल यूज करते हैं या एनिलीन यूज करते हैं एज अ फ्रोथ स्टेबलाइजर। एनिलीन तो पता होगा, बेंजीन के ऊपर NH2, ठीक है, ऑर्गेनिक अभी आप लोग पढ़ ही रहे हो। तो फ्रोथ स्टेबलाइजर यानी कि जो पानी है, ऑयल है, ऊपर से मिक्स किया जा रहा है, स्टिर किया जा रहा है, और जो फ्रोथ्स बन रहे हैं उन्हें स्टेबलाइज करने के लिए फ्रोथ स्टेबलाइजर की तरह कौन यूज होता है? क्रिसोल एंड एनिलीन। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्रिसोल और वी कैन से इट एनिलीन। नेक्स्ट बेटा क्या कंपाउंड है? पोटेशियम इथाइल ज़ैंथेट। क्या नाम है बेटा कंपाउंड का? पोटेशियम इथाइल ज़ैंथेट, एंड दैट कंपाउंड इज यूज्ड एज अ कलेक्टर। कलेक्टर यानी कि कलेक्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, टू इंक्रीज किसके लिए? वेटेबिलिटी ऑफ ओर इन ऑयल। यानी कि और ये तो पता है जो ऑयल है उसके जो फ्रोथ्स है उसके ऊपर आके कौन एड्सॉर्ब होने वाला है? और एड्सॉर्ब होने वाली है। लेकिन फिर भी क्या यूज किया जाता है? पोटेशियम इथाइल ज़ैंथेट किसका काम करता है? कलेक्टर का काम करता है। और ये कलेक्टर क्या कर रहा है? उस ओर की वेटेबल क्वालिटी को, कि वो आके चिपक जाए ऑयल के ऊपर, उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, ये उसकी स्ट्रक्चर है बेटा, पोटेशियम इथाइल ज़ैंथेट, ये इसकी स्ट्रक्चर है। क्लियर? नेक्स्ट क्या यूज करते हैं बेटा? नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था डिप्रेसेंट्स। क्यों यूज करते हैं? दैट डिप्रेसेंट्स टू कलेक्ट रिक्वायर्ड सल्फाइड ओर। आपको पता है दो तरह की ओर्स प्रेजेंट है, हमें एक को ही कलेक्ट करना है तो एक को डिप्रेस करना पड़ेगा ताकि वो एक्टिव ना हो जाए उस टाइम पे। तो फॉर एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल देखेंगे, गैलेना एंड जिंक ब्लेंडे। नई ओर का नाम आ गया, उसको ऐड करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, गैलेना किसे बोलते हैं? गैलेना बोलते हैं लेड सल्फाइड को। और क्या आया था बेटा? अभी नाम आया था जिंक ब्लेंडे। जिंक ब्लेंडे किसे बोलते हैं? जिंक सल्फाइड को बोलते हैं। ठीक है, एक और आएगा आगे जाके, सिनाबार, सिन्नाबार बोलते हैं कुछ लोग इसे। किसे बोलते हैं बेटा? HGS। अब आप पूछो मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी ऑक्साइड ओर है, कौन सी सल्फाइड ओर है? नाम से पता चल रहा है। जिंक किसकी फॉर्म में है? सल्फाइड की फॉर्म में है, तो ये एक सल्फाइड ओर है। क्या है? सल्फाइड ओर। ये ओर कैसी है? सल्फाइड ओर। यहां पर मैग्नीज किस फॉर्म में प्रेजेंट है? ऑक्सीजन फॉर्म में, तो ये कैसी ओर है? ऑक्साइड ओर। यहां पर ऑक्सीजन फॉर्म में है, 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 ऑक्साइड ओर। यहां पे ऑक्सीजन फॉर्म में है मेटल, ऑक्साइड ओर। क्लियर? इसी तरीके से ये कैसी ओर हो गई बेटा? सल्फाइड ओर। तो जिस फॉर्म में आपका मेटल प्रेजेंट है वहां से डिसाइड होता है कि वो ओर किस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा? वहां पर वापस आ जाते हैं। गैलेना लेड सल्फाइड को बोलते हैं, ओर का नाम है। जिंक ब्लेंडे ZnS को बोलते हैं। दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती है, दे एग्जिस्ट टुगेदर। तो क्या किया जाता है? NaCN को यूज किया जाता है। NaCN को यूज किया जाता है एज अ डिप्रेसेंट। वो डिप्रेसेंट क्या करेगा? टू कन्वर्ट मोस्ट ऑफ द जिंक सल्फाइड इनटू वाटर कॉम्प्लेक्स। यानी कि वो डिप्रेसेंट ऐड करके हम जिंक सल्फाइड को वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनवा देंगे, और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो उसके बाद
वहां से हमें मेटल ऑब्टेन, वहां से हमें और कौन सी प्योरीफाई होगी, सिर्फ एक और प्योरीफाई होगी, दैट इज लेड सल्फाइड। क्योंकि जिंक सल्फाइड को तो हमने क्या करवा दिया, जिंक सल्फाइड को हमने डिप्रेसेंट कर दिया, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करवा दिया। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करवा दिया तो अब तो उसका कोई रोल ही नहीं है। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, पॉइंट नंबर 1, यूज फॉर द सल्फाइड ओर, याद हो गया। नेक्स्ट, क्या किस किस तरीके से यूज होगा, क्या क्या यूज होता है, तो प्रिंसिपल सल्फाइड ओर के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेटेबल क्वालिटी, और किससे वेटेबल है, ऑयल से, तो ओ फॉर और, ओ फॉर ऑयल। वाटर किससे वेटेबल है, इम्प्योरिटी से, दोनों को रिमूव करना है। ठीक है, क्या क्या यूज हुआ, वाटर यूज हुआ, बिल्कुल यूज हुआ। नेक्स्ट क्या यूज किया बेटा, पाइनॉल यूज किया, किसका काम कर रहा था, ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट का, फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो गया दोनों को मिक्स करके। क्रिसोल का यूज हुआ, एनिलीन, क्रिसोल या एनिलीन का यूज हुआ एज अ फ्रूट स्टेबलाइजर, दोनों को मिक्स करके फ्रूट्स का फॉर्मेशन, उनको स्टेबलाइज कर लिया। पोटेशियम इथाइल ज़ैंथेट, इस कंपाउंड को क्यों यूज किया है, टू इंक्रीज द वेटेबिलिटी ऑफ ऑयल इन, टू इंक्रीज द वेटेबिलिटी ऑफ ओर इन ऑयल, जो ओर है उसकी वेटेबल क्वालिटी को इंक्रीज करता है ऑयल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा डिप्रेसेंट्स बता ही दिया, जहां पर दो ओर्स एक साथ कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन हमें एक ही ओर को प्योरीफाई करना है तो दूसरी ओर को हमें बिजी करना पड़ेगा। दूसरी ओर को बिजी करने के लिए हम डिप्रेसेंट्स यूज करते हैं लाइक NaCN, उस NaCN के साथ ये ZNS कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा। अब ओर और वाटर में से कौन प्योरीफाई होगा बेटा, यहां पे सिर्फ प्योरीफाई होगा ये वाली ओर, कौन सी बेटा, लेड सल्फाइड। क्लियर, दैट्स ऑल अबाउट फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास केमिकल मेथड, दैट इज लीचिंग, इसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे बेटा। अब आपको वो फ्लो चार्ट अच्छे से रिकॉल करके आना है बेटा। वो फ्लो चार्ट जब आप अच्छे से रिकॉल करोगे तो आपको ना सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चीजें क्लियर कैसे हो जाएंगी, अब क्योंकि अब हमारे पास सीधे केमिकल रिएक्शंस आएंगे तो मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, आपको समझ आना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्योंकि अब सब कुछ फ्लो में चलता चला जा रहा है, डेफिनेशन रिएक्शन, डेफिनेशन रिएक्शन, बट फ्लो चार्ट क्लियर होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो आज हमने सिर्फ ओर को पीसा है, ओर को पीसने के बाद हमने उस ओर को प्योरीफाई किया है। उस ओर को प्योरीफाई करने के हमने अभी सिर्फ फिजिकल मेथड पढ़े हैं, कल उस ओर को प्योरीफाई करने के हम केमिकल मेथड पढ़ेंगे, प्लस उसके बाद उस ओर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। क्यों कन्वर्ट करेंगे इसका भी रीजन पढ़ेंगे, कैल्सिनेशन रोस्टिंग कवर करेंगे। आफ्टर दैट हम कवर करेंगे एलिंगम डायग्राम एंड रेस्ट हमारे पास जो कि रिफाइनिंग मेथड है। ठीक है, साथ साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो जो आज हमने पढ़ा है बेटा उसको अच्छे से रिकॉल करना, रिवाइज करना, और जिन बच्चों को पता नहीं है उन बच्चों को बता दीजिएगा बच्चों, क्योंकि वो कंटिन्यू सेम चीज के लिए बोल रहे हैं। PYQ वो लेंगे नहीं क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो ग्रुप 18 की PPT की स्लाइड में जो मिस्टेक्स थी वो मिस्टेक्स मैंने करेक्ट करके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करवा दी थी, लेकिन अभी भी कुछ बच्चों को उस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने आज के लेक्चर में उसे ऐड किया है। ठीक है, तो उसे क्लियर कर लेना बेटा, और इस तरह का कोई कंफ्यूजन मत रखना, सारी चीजें हम साथ के साथ क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे थोड़ा पोर्शन कवर करने के बाद। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू।